तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस शिव शक्ति एकेडमी के इस चैनल पे। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो है क्लास 12 बिजनेस स्टडी का सेकंड चैप्टर, जिसमें आज हम स्पेशली कवर करने वाले हैं हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल। जो साइंटिफिक प्रिंसिपल हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उनकी टेक्निक्स भी करेंगे, बट इस वीडियो में पहले हम 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल कर लेते हैं। ज़्यादा देर का नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का एक चैप्टर रहने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा हेनरी फ्योल से। तो सर, हेनरी फ्योल कौन थे? हेनरी फ्योल जो थे एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपनी 14 यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स दिए इस दुनिया को, जिन्होंने पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को गाइड किया एक तरीके से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की तरफ। ठीक, आपको इन्हीं 14 प्रिंसिपल को क्लास 12th में पढ़ना है, और जितना भी आप हायर लेवल पे जाएंगे, आप सीए करेंगे, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करेंगे, या फिर ये कोई भी बीकॉम करेंगे, बीबीए करेंगे, जो भी करेंगे आप, सभी में आपको ये 14 प्रिंसिपल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन पर है, जो कि है डिवीज़न ऑफ वर्क। अब पहले प्रिंसिपल में सर क्या कहते हैं? पहले प्रिंसिपल में सर कहते हैं कि जो काम है वो इंडिविजुअल के ग्रुप्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, यानी वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स टू इंश्योर स्पेशलाइजेशन। सर कहते हैं कि जो भी हमारा काम है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो और उन्हें ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को सौंप दो करने के लिए। ये क्या करेगा? ये उनकी स्पेशलाइजेशन और एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। ठीक है, हर कोई एम्प्लॉय जो होगा वो एक स्पेसिफिक टास्क पे जब फोकस करता है तो उसकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बढ़ जाती है, यानी कि उसमें स्पेशलाइजेशन आ जाता है। ठीक है, और एडवांटेजेस क्या होते हैं? एडवांटेजेस भी यहीं पे लिखे हुए हैं नीचे। इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, वही बात जो सर ने कहा, हमारे हेनरी फ्योल सर ने, कि जब एक वर्कर वही काम बार बार करता रहता है, रिपीटेडली उसको ही करता रहता है, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, उसका फोकस बढ़ जाता है, आउटपुट ज़्यादा फास्ट मिलता है और स्पेशलाइजेशन हो जाता है। तो पहला एडवांटेज तो यही हो गया, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। सेकंड, प्रमोट स्किल डेवलपमेंट एंड एक्सपर्टीज़, यानी कि जब एक ही वर्कर एक ही काम को बार बार करेगा तो उसकी स्किल भी डेवलप हो जाएगी, और दूसरा उसमें उस काम को करने की एक्सपर्टीज़ भी आ जाएगी, या आप इसको सीधे लिख सकते हैं स्पेशलाइजेशन में। ठीक है, अगला आता है रिड्यूस टाइम वेस्टेज बिफोर टास्क बिटवीन टास्क। अब टास्क के बीच में गैप्स आते हैं। ठीक है, एक काम बार बार करने से ये हो जाता है कि वो जो गैप्स होते हैं ना, वो कम होते रहते हैं। ठीक है, तो थर्ड एडवांटेज ये हो गया, बट इसके डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। कैन लीड टू मोनोटोनी एंड बोर्डम अमंग वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं वो बोर फील कर सकते हैं। ठीक है, और वो एक तरीके से मैं कहता हूँ कि उनका कंसंट्रेशन लूज हो सकता है, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड, ओवर स्पेशलाइजेशन में रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, अगर उन्हें एक ही काम करना आ गया, बार बार वही काम कर रहे हैं, वही काम करते हैं, बस और कोई काम आया ही नहीं, तो क्या होगा? तो फ्लेक्सिबिलिटी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकती थी वो रिड्यूस हो जाएगी। अगला, वर्कर में लूज साइट ऑफ बिगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अब जो वर्कर है वो हो सकता है कि वो ये भूल जाए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल क्या है, उसे बस वही काम याद रह जाए। डिपेंडेंस ऑफ स्पेसिफिक इंडिविजुअल कैन बी रिस्की। अब स्पेशलाइजेशन में क्या होगा? जो बंदा एक काम को कर रहा था वो उस काम को बार बार कर रहा है, इससे क्या होगा? कोई दूसरा बंदा तो उस काम को करना सीखेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये 4 इसके डिसएडवांटेजेस हो गए। एडवांटेजेस मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं सेकंड प्रिंसिपल की तरफ, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पानी ला दिए। तो प्रिंसिपल इन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कहता है? जो भी कहता है, खैर उससे पहले हमें 2 वर्ड समझने पड़ेंगे। पहला है जिसमें अथॉरिटी, पहला वर्ड है इसमें अथॉरिटी, और दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी को हम कह सकते हैं कि पावर टू टेक डिसीजन, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है द लाइबिलिटी टू परफॉर्म द टास्क। ठीक है, अब सर कहते हैं कि मैनेजर के पास जो है वो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों एक बराबर ही अमाउंट में होने चाहिए, और सिर्फ मैनेजर ही नहीं, अगर वो किसी को डेलीगेट भी कर रहा है, यानी किसी को काम भी दे रहा है, तो उसको जिसको काम दे रहा है उसके पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बराबर ही देनी चाहिए। अगर वो नहीं देगा
तो क्या होगा, या तो वो काम हो ही नहीं पाएगा या फिर बहुत ज़्यादा इंटरप्शन आएंगी। तो सर कहते हैं, हेनरी फेयोल सर कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में ही एक मैच होना चाहिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? इसके एडवांटेजेस होते हैं इस्टेब्लिश क्लियर रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी। जो हमारा ये अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रिंसिपल है, ये क्या करता है, क्लियर रोल्स एंड अकाउंटेबिलिटी इस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। और क्या करता है, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप में प्रमोशन देता है। किसको? मैनेजर को। मतलब मैनेजर के लिए हेल्पफुल है डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप के टाइम पे। ये आप दोनों अलग अलग करके लिखना ताकि ज़्यादा बड़ा दिखे, ठीक है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एक सेकेंड, कलर चेंज कर लूँ। तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? अगर हम अथॉरिटी मान लो ज़्यादा दे देते हैं तो क्या होता है, उसका मिसयूज़ होता है। और अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा दे दें तो इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, पुअर मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम किसी को डेलीगेट करते हैं, यानी कि अपना काम किसी और को देते हैं, तो हम सेम रिजल्ट का अनुमान नहीं लगा सकते, ज़रूर कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। चलिए, अब है प्रिंसिपल नंबर 3, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? ये कहता है, मतलब सर इसके थ्रू कहते हैं कि जो एम्प्लॉय है उनको ओबे करना चाहिए और रेस्पेक्ट करना चाहिए रूल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को। किसके? ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड आर्ग्यूमेंट्स को उनको ओबे करना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, ठीक है। अब ये ज़रूरी क्यों है भाई? ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि यही गोल अचीव करवाएगा, यही ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कराएगा। और क्या करता है, मतलब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट है सुपरवाइज़र्स, सभी लेवल पे सुपरवाइज़र्स होने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं इसके एडवांटेजेस में। एडवांटेजेस क्या होता है भाई? ऑर्डर बना रहता है, रेस्पेक्ट होती है, प्रोडक्टिव वर्क होता है, एनवायरनमेंट अच्छा होता है, गोल्स और जो गोल्स का अचीवमेंट है वो इंश्योर होता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? डिसएडवांटेजेस होंगे कि एम्प्लॉय की क्रिएटिविटी ख़त्म हो गई, ठीक है, इनोवेशन ख़त्म हो गया। और क्या होता है? लोअर मोरल ओवर टाइम, यानी कि मोरल जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो टूटने लग जाता है। तो अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 4, यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। सर हेनरी फेयोल सर कहते हैं कि हर एम्प्लॉय जो है उसको सिर्फ एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। और क्या होगा? अथॉरिटी अकाउंटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा रहेगी, बनी रहेगी, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? ये कन्फ्यूज़न, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब नहीं होने देता। और क्या करता है? क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है और अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है। अगर आपके 2 या 2 से ज़्यादा बॉस हो गए तो आपकी जो रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर है वो बदल जाएगा। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बोले तो जब हम अपने से ऊपर वाले लेवल को कुछ बात करते हैं, मतलब उनको रिपोर्ट करते हैं, तो अगर 2 या 2 से ज़्यादा बॉस होंगे तो भाई दिक्कत आ जाएगी, है ना। आप किसे रिपोर्ट करेंगे। फिर आते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या हैं भाई? ये कॉन्फ्यूज़न और कॉन्फ्लिक्ट्स इनको क्या करता है? अवॉइड करता है। और क्या करता है? क्लियर रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बना के रखता है और अकाउंटेबिलिटी बना कर रखता है। डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई। डिसएडवांटेजेस क्या है? इससे डिले हो सकता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, क्योंकि सुपीरियर है, अगर वो अवेलेबल नहीं होगा तो क्या होगा? डिसीजन जो है लंबा खींचेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल नंबर 5, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो कि सेम ऑब्जेक्टिव रखती हैं उनको एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, और जो मैनेजर है उसका सिंगल प्लान होना चाहिए, ठीक है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है, ठीक है, वो सभी एक ही गोल को मद्देनज़र रखते हुए होना चाहिए। यानी कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट सेल कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, तो ये 2 अलग अलग डिपार्टमेंट है, लेकिन इनका गोल एक होना चाहिए। गोल क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन का जो फाइनल गोल है उसका अचीव होना, सक्सेस मिलना ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इससे क्या होता है? इससे कॉमन गोल अराइज हुआ, और इससे क्या होता है? इससे डुप्लीकेशन और कन्फ्यूज़न कम हो जाता है। अब इसके एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि कोऑर्डिनेशन और फोकस जो होता है ना, वो एक ही डायरेक्शन में रहता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन बढ़ता है और फोकस जो है एक ही डायरेक्शन में रहता है। जितने भी एफर्ट्स होते हैं वो यूनिफाइड गोल को, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए होते हैं, ठीक है।
अब डिसएडवांटेजेस भी हैं भाई। डिसएडवांटेजेस क्या है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म कर देता है, और जब चेंज आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक है, जब चेंज आता है तो लिमिटेड रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम हो जाती है। अब नेक्स्ट आता है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ टू जनरल इंटरेस्ट भी है। ये कहता है कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट मतलब फ़ायदा या फिर आपका कह लो गोल, टारगेट, जो टारगेट होता है ना वो अपना नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे। तो सर कहते हैं द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑलवेज प्रिवेल ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कि जो गोल होना चाहिए किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, वो ज़्यादा बड़ा होना चाहिए किससे, इंडिविजुअल से। मतलब अगर एक इंडिविजुअल है जो कि अपना प्रॉफिट बनाने के लिए देख रहा है, तो उसको अपना प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं देखना चाहिए, उसे पूरी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट बनाने को देखना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाएगी तो वो खुद प्रॉफिट बना लेगा, ठीक है। अब पर्सनल गोल्स जो हैं ये कारण होते हैं कॉन्फ्लिक्ट का, इनसे लड़ाइयाँ होती हैं। और ये सबऑर्डिनेशन वाला क्या है, ये सबऑर्डिनेशन कहता है कि हम इस लड़ाई को ख़त्म कर दें, ऐसी लड़ाइयों को ख़त्म कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं, ये टीम वर्क को प्रमोट करता है, और क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को इफेक्टिवली अचीव करने में हेल्प करता है। बट डिसएडवांटेजेस क्या हैं कि ये क्रिएटिविटी और पर्सनल मोटिवेशन को सप्रेस कर देता है, यानी कि दबा देता है, ठीक है। अगला, और हाँ इससे ये भी हो सकता है कि जो हमारा पर्सनल है वो थोड़ा उसका ऐसा लगे, मतलब उसको जर्नल फीलिंग ना आए, यानी कि ऐसा फील ना आए कि वो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है, उसे ऐसा लगे ये तो मेरा दुश्मन है। जैसे कि कभी कभी आप अपने टीचर्स को मान बैठते हैं कि ये तो हमारे दुश्मन है, जबकि वो कुछ गलत नहीं कहते, आपके भले की कहते हैं। बट व्हाट्सएवर, कोई बात नहीं, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रिंसिपल की तरफ, जो है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, प्रिंसिपल नंबर 7, ठीक है। हेनरी सर कहते हैं कि इसमें वर्कर जो हैं वो फेयरली और इक्विटेबली क्या होने चाहिए, रेम्यूनरेट करे जाने चाहिए, यानी कि उनको फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, फेयर सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, ठीक है। ठीक, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, फेयर रेम्यूनरेशन जो है वो मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, और क्या करती है, मोरल को बूस्ट करती है, और जो एम्प्लॉय टर्नओवर है, यानी कि कितने एम्प्लॉय हमारे यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, वो कम हो जाता है, ठीक है। और क्या करती है ये, जितने भी हमारे अच्छे स्किल्स वाले वर्कर होते हैं उनको रिटेन करने में हेल्पफुल रहती है। मतलब मान लीजिए मिस्टर राम हैं, वो हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब वो कंपनी छोड़ के जाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर ज़्यादा अच्छी सैलरी वो डिज़र्व करते हैं मार्केट प्राइस पे, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उनके जो रेम्यूनरेशन है वो बढ़ा देनी चाहिए ताकि वो हमारे साथ ही बने रहें, क्योंकि मिस्टर राम बहुत स्किल्ड वर्कर हैं, हमें उनकी ज़रूरत है, ठीक है। अब बढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस पर। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, पुअर डिज़ाइन पे सिस्टम। और अब इससे क्या होता है, अगर मैं मान लो मिस्टर राम को ज़्यादा दे देता हूँ तो उनके आसपास के जो वर्कर्स हैं उनको क्या होगा, उनको भी ये होगा कि मुझे ज़्यादा दो, यानी कि जो हमारा पे सिस्टम है वो पुअरली डिज़ाइन हो गया, और क्या हो जाता है, अनफेयरनेस फैल जाती है इन्वायरमेंट में पूरे। ये डिमोटिवेशन को भी फैला सकता है आसपास के लोगों में, और कॉन्फ्लिक्ट भी अराइज हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं प्रिंसिपल नंबर 8, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। हमारे एडिटर साहब ने ये गलती कर दी थी, कोई बात नहीं, हमने सुधार दी। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, वैसे सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दो अलग अलग वर्ड हैं, समझ लेते हैं पहले। सेंट्रलाइजेशन होता है पावर इन हैंड्स ऑफ फ्यू, यानी कि जब जो हमारी मेन पावर होती है, पावर किसकी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये क्या होती है, ये सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के कुछ लोगों के पास होती है, तो वो हम उसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है जब वो पावर सभी के पास होती है, यानी कि पूरे के पूरे स्केलर चेन के पास सेम अमाउंट ऑफ पावर होती है, तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अब हेनरी फ्योल सर कहते हैं कि जो हमारी ये है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की पावर, ये क्या होनी चाहिए, ये मतलब एक स्केलर चेन में होनी चाहिए। स्केलर चेन मतलब एक चेन नेटवर्क में होनी चाहिए, जिसमें टॉप पे सबसे ज़्यादा, उनके सबऑर्डिनेट में उससे कम, उनके सबऑर्डिनेट में उससे कम, और ऐसे ये चलता रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इससे ये वाला बंदा हो जाएगा जो सबसे मेन है, उसके बाद इसका जूनियर, उसके बाद इसका जूनियर, ठीक है।
अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या होता है, ये यूनिफॉर्मिलिटी और ऑर्गेनाइजेशन में कंट्रोल लेके आता है। इससे क्या होता है, इजी कोऑर्डिनेशन हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टेंट रहती है। वीडियो रुक गई होगी, वीडियो रुक गई, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस हैं कि इससे डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जाता है। तो चलिए अब आता है प्रिंसिपल नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। जो मैंने अभी आपको चेन नेटवर्क सिखाया था वो और कुछ नहीं बल्कि स्केलर चेन ही है। स्केलर चेन क्या होता है, एक लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है टॉप लेवल से लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है। अब जो हमारे हेनरी फेयोल सर हैं वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हर एम्प्लॉय जो है वो स्केलर चेन में होना चाहिए। और ये क्या होती है, इसमें इंफॉर्मेशन और ऑर्डर का फ्लो होना चाहिए। यानी कि जो टॉप लेवल वाला बंदा है वो क्या करेगा, वो सबको ऑर्डर देगा और वो प्रॉपरली ऑर्डर जो चलेगा वो प्रॉपर लेवल्स में चलेगा, बिना कोई लेवल स्किप करे हुए और बिना किसी गैप के। मैं आपको एक बार वो बना के समझा देता हूँ डायग्राम, आपको अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो। इसमें एक स्लाइड और ऐड हो जाएगी, कोई नहीं, देखना। तो ये हो गया हमारा टॉप, ठीक है। इसके आए 2 सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। अब इनका एक एक सबऑर्डिनेट चलता रहेगा। ये क्या है, ये एक स्केलर चेन है बड़े भाई, ठीक है। इसमें ये क्या होगा, ये होगा बॉस, और ये क्या होंगे, ये बॉस के सबऑर्डिनेट्स और सबऑर्डिनेट्स के सबऑर्डिनेट्स ऐसे होंगे। अब ये जो बॉस होगा ये इसको क्या देगा, ये ऑर्डर देगा, ठीक है। ये इसको ऑर्डर देगा, ये इसको ऑर्डर देगा। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ, इसमें ना तो कोई लेवल स्किप हुई और क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन सभी के पास फ्लो हुई। अब जब अगर नीचे से कोई इन्फॉर्मेशन जानी है, ऑर्डर ऊपर से नीचे आता है और इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर जाती है, तो वो कैसे जाएगी, वो पहले इसके पास जाएगी, फिर ये ऊपर देगा और फिर ये बॉस को देगा, ऐसे चलता है, ठीक है बच्चों। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके एडवांटेजेस हैं कि क्लियर कम्युनिकेशन होता है इससे और एक स्ट्रक्चरल फ्लो होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन और ऑर्डर्स का। अब डिसएडवांटेजेस क्या होता है, ये कम्युनिकेशन में डिले कर सकता है, यानी कि अब इसको फॉलो करना स्ट्रिक्टनेस है, और अगर ये फॉलो किया गया तो क्या होगा, आराम से कम्युनिकेशन जाएगा, इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब है प्रिंसिपल नंबर 10, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर क्या कहता है, तो जो भी राइट पर्सन है वो राइट प्लेस पे होना चाहिए राइट टाइम पे। अब राइट पर्सन के लिए ही नहीं बल्कि राइट मटेरियल के लिए भी, जो भी मटेरियल है या जो भी इंसान है, ठीक, सॉरी, जो भी इंसान है या जो भी मटेरियल है वो क्या होना चाहिए, राइट टाइम पे राइट जगह पे होना चाहिए, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइज्ड रहेगी और स्मूथ फंक्शनिंग चलती रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की। एडवांटेजेस क्या होते हैं कि एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और क्या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि इससे क्या होता है, इससे जो हमारी डायनामिक सिचुएशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये रिजिड होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। तो अब आता है प्रिंसिपल नंबर 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी क्या कहता है, ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें एक इक्वल आई साइड से देखा जाना चाहिए, यानी कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनके लिए काइंडनेस बराबर होनी चाहिए, उनके लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और कोई फेवर्ड या अनफेवर्ड एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे लॉयल्टी बिल्ड होती है और क्या ट्रस्ट जो होता है एम्प्लॉयज़ का वो बढ़ता है, जितना जो उनका मोरल होता है वो बढ़ता है, कमिटमेंट आती है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, इससे जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेटिस्फाई पूरी तरीके से नहीं हो पाते, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। हम धीरे धीरे अपने आखिरी प्रिंसिपल्स की तरफ बढ़ रहे हैं, खैर इसे भी देखते हैं। तो प्रिंसिपल नंबर 12, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय है वो ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब उसको एकदम से ही शिफ्टिंग या ट्रांसफ़र का ऑर्डर नहीं आना चाहिए। अगर हम किसी एम्प्लॉय को किसी पोजीशन पे रख रहे हैं तो उसको एक बफर टाइम देना चाहिए कि जैसे 2 या 3 महीने जो वो अपना टास्क परफॉर्म करके दिखा सके, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे लॉयल्टी बढ़ेगी और एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और जो बंदा होगा जिसको हम स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर देंगे
उसके अंदर क्या आएगी, एक जॉब सिक्योरिटी वाली फीलिंग आएगी। इससे क्या होगा, उसको वो कमिटेड वर्कफोर्स और स्टेबल वर्कफोर्स में ऐड ऑन हो जाएगा। अब इसके एडवांटेजेस क्या होंगे, इससे कम हो जाएगा एम्प्लॉय टर्नओवर, कितने लोग जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे थे, तो इससे वो भी कम हो जाएगा। और क्या होगा, जो ट्रेनिंग कॉस्ट आएगी वो कम आएगी। अब ट्रेनिंग कॉस्ट कैसे देखना, मैंने कोई बंदा सेल्स डिपार्टमेंट में पोस्ट करा तो उसकी पहले सेल के लिए ट्रेनिंग हुई होगी, फिर मैं उसे परचेज डिपार्टमेंट में भेज दूँ तो उसकी परचेज डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग होगी, फिर मैं उसे मान लीजिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दूँ तो उसकी मार्केटिंग में ट्रेनिंग होगी। तो ये भी हमारे जो इसकी कॉस्ट होगी ये भी कम आ जाएगी। और क्या होगा, लॉयल्टी बिल्ड होगी, एक्सपीरियंस आएगा उसको, और क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो है उसकी बंदे की वो भी बढ़ेगी। अब बढ़ते हैं आगे, प्रिंसिपल नंबर 13, सेकंड लास्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या बोलता है, मतलब ये वाला प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये कहता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिस सारे के सारे क्या होने चाहिए, इनिशिएटिव लेने के लिए प्रमोट किए जाने चाहिए। यानी कि जो प्लान्स बनते हैं तो उन प्लान्स में, जब वो प्लान्स बनते हैं तो उनमें उनका भी कंट्रीब्यूशन आइडियाज़ का होना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी प्लान्स में, मोटिवेशन, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को ऐसा लगेगा कि यार ये तो हमारा सही में ध्यान रखते हैं, हमारी सुनते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे भाई, कभी कभार कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, और क्या, इनएफिशिएंसी आ सकती है अगर इंडिविजुअल का जो इंडिविजुअल के जो थॉट्स हैं वो अगर अच्छे नहीं आए तो, अलाइन नहीं हुए तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। ठीक है, अब आते हैं प्रिंसिपल नंबर 14, लास्ट प्रिंसिपल, स्प्रेड द कॉर्प्स। स्प्रेड द कॉर्प्स, इसका मतलब सिंपल है कि जितने भी टीम हैं, जितना भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, सब में हारमनी बिल्ड करो, और जो आय वाली फीलिंग है उसको मी अस वाली फीलिंग से बदल दो। यानी कि आय नहीं, वी, मतलब जो बंदा हो, जो हमारा इंडिविजुअल हो, वो अपने आप के बारे में ना सोचे बल्कि पूरा ऑर्गेनाइजेशन को अपने साथ लेके चले। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़ेगा, सेंस ऑफ बिलोंगिंग अच्छी होगी, और क्या होगा, एक कॉमन गोल आ जाएगा। और क्या क्या हो सकता है, कॉर्पोरेशन बढ़ती है, मोराल बूस्ट होता है, और क्या होता है, पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट बन जाता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेजेस भी है, क्या कि डिसएडवांटेजेस है कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो होती है ना वो ख़त्म हो जाती है, और क्या हो सकता है, ग्रुप में कभी कभार पुअर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो बच्चों, इसी के साथ आपका ये जो फर्स्ट वाला हमारा पार्ट रहेगा इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। हम कल या परसों, या जब तक आप ये वीडियो देखोगे उससे अगले दिन ही, या मे बी तब तक आ भी चुकी होगी, तो अगर आ गई होगी तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, वरना आप 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा और नई वीडियो आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, 14 प्रिंसिपल जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। मिलते हैं आपसे कल किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। किसी और नई वीडियो क्या, पहले तो हमारी जो FW टेलर है उनके प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की कल वीडियो आ जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।